हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 चैप्टर 8 एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो पोयम है, इस पोयम का अर्थ होगा चर्च का कब्रिस्तान, जिसे लिखा था थॉमस ग्रे ने। और ये जो लिखा गया था ये 1750 में लिखा गया था और पब्लिश हुआ था 1751 में। ये जो पोयम है ये उन कॉमन व्यक्तियों के लिए लिखा गया है जिनकी जो कब्र है वो चर्च के सामने है, और साथ ही में उनकी जीवन के बारे में जो घटित घटनाएं होती हैं, और अमीरों की जो कब्र हैं और जो गरीबों की कब्र हैं उनमें भी इसमें कंपैरिजन दिखाया गया है। साथ में इसमें प्रकृति का भी वर्णन है। तो चलिए हम पोएम के साथ चलते हैं। और इसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी और ए बी है। इस कब्र को मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगी कि ये जो कब्र है ये चर्च के सामने एक कब्र है जिसमें पोएट जाता है और उन कब्र को देखकर बहुत ही दुखी होता है। साथ में ही वो कब्रें बहुत सिंपल होती हैं और उनको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि ये जो कब्र है ये बहुत किसी अमीर व्यक्ति की है। बहुत सिंपल थी तो किसी गरीब की ही होगी। साथ ही में जितनी भी कब्र थी वो बहुत ही पुरानी हो चुकी थी और बहुत ही छोटी छोटी कब्रें थी। पोएट यह सारी चीज़ें देखता है, उसके बाद वो भी वहाँ पे जाके बैठ जाता है। वहाँ पे जितनी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका वर्णन करता है, और जो वहाँ के लोगों के हैं जो आपके शहर से दूर जो गांव के एरिया में लोग रहते हैं उनके बारे में वो सोचता है। और फिर लास्ट में वो यही सोचता है कि ये जो इनका हाल है, जो इनको कब्र में लिटाया गया है, कुछ सालों बाद मैं भी ऐसे ही कहीं पड़ा हूँगा या मुझे भी ऐसे कहीं दफनाया गया होगा, और कोई आके मेरी कब्र की तरफ इशारा करके पूछेगा कि ये इनका कब्र कहाँ है, और वहाँ पे जो कोई भी इंसान होगा तो वो मेरे कब्र पे लिखा हुआ जो लाइंस होंगी उस पर इशारा करेगा और मेरे बारे में बताएगा। तो चलिए हम पहले जो लाइन है उसको स्टार्ट करते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द lee. The plowman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. इसमें पोएट कह रहा है कि चर्च की शाम की घंटी संकेत देती है कि जो दिन है आज का वो समाप्त हो चुका है, और जो फील्ड में गायें थी और चिल्लाने वाली या जो जानवर थे फील्ड में, वो अब क्या जा रहे हैं, उनकी जो झुंड है वो कहाँ जा रहे हैं, अब घर जा रहे हैं। हल्की हल्की जो है हवाएं चल रही हैं, और एक थका हुआ हारा हुआ जो किसान है वो अपने घर की ओर जा रहा है। और किसान के घर जाते जाते जो डार्कनेस है वो बढ़ती जाती हैं, और जो पोएट है वो वहाँ पे अकेला उस डार्कनेस में रह जाता है, वहीं पे वो बैठा हुआ होता है। Now fades the glimmering landscape on the sight, and all the air a solemn stillness holds, save where the beetle wills his droning flight, and drowsy tinklings lull ill the distance folds. इसमें पोएट कहते हैं कि अब मेरे चारों ओर की भूमि सूर्यास्त में चमक रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसे देख रहा हूँ वैसे ही ये लुप्त होती जा रही है। यानी कि जो चमक है वो क्या है, वो धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है। जो उड़ने वाली भृंग की भनभनाहट है, जो शाम के टाइम उड़ती है उसकी जो भनभनाहट है, साथ में जो जानवर के झुंड जा रहे थे, भेड़ और गाय की घंटियों की जो झंझनाहट के अलावा हवा में एक गंभीर क्या है, शांति है। और वो जो छोटे जो कीड़े हैं वो जो भनभना रहे हैं तो वो शाम की संगीत की तरह लगते हैं, और साथ ही में जो बैल बज रही है जानवरों की गले की, वो भी एक बहुत ही प्यारी संगीत की तरह लग रही है। Save that from yonder ivy mantle tower, the mooping owl does the moon complain of such as wandering near her secret bower, molest her ancient solitary reign. लेकिन अभी उस शांति में एक उदास उल्लू जो चंद्रमा से किसी चीज़ के बारे में शिकायत कर रहा है, क्योंकि उसके स्थान पर यानी जहाँ पे उसका घर है वहाँ पे कोई बाहरी इंसान आकर बैठ गया है, जो
टावर में अपने गुप्त घोंसले के चारों ओर घूमते हुए क्षेत्र पर अपने लंबे अकेले शासन को परेशान करता है। यहाँ पे जो बाहरी इंसान है, यहाँ पे पोएट ने अपने आप को बाहरी इंसान बोला है। Beneath those rugged arms that ye trees said, were heaped the tough in many mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep। वहाँ पे एक मोटे एल्म के पेड़ है और उसकी जो छाया के नीचे फफूंदीदार गंदगी के टीले हैं। प्रत्येक हमेशा के लिए एक संकीर्ण कमरे में लेटा हुआ है। ये उनके लिए बोला जा रहा है जो कि वहाँ पे जिनकी कब्रें हैं, और वो जो कब्रें हैं वो किसी छोटे से गांव की लोगों की कब्रें हैं, और उनके जो क्षेत्र अपने लंबे हैं वो अकेले क्या करते हैं उसको, ये छोटे से गांव के अशिक्षित संस्थापक जो हैं वो सो रहे हैं। यानी कि जो जिनकी कब्र है उनको क्या बोला गया है, उनको यहाँ पे कवि ने ये बोला है कि वो वहाँ पे सो रहे हैं, मतलब कि उनकी डेथ हो चुकी है और उनकी जो बॉडी है यानी कि जो दफनाया गया है उनको उसी कब्र में दफनाया गया है। द ब्रिजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉन, द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ड सेड, द कॉक सिल क्लैरियन और द इकोइंग हॉर्न, नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लॉली बीट। सुबह की जो हवाएं हैं वो बहुत ही खुशबूदार हैं और बहुत ही ताज़ी हैं। जो चिड़िया है वो सुबह सुबह चहचहा रही है अपने घास से बने घोंसले से। जो मुर्गे हैं वो बाग दे रहे हैं या कोई हॉर्न बजा रहा है। यानी कि हवा बहुत खुशबूदार है और बहुत ताज़ी है जो सुबह हवा चल रही है। चिड़िया चहचहा रही है अपने घोंसलों से, जो मुर्गे हैं वो बाग दे रहे हैं या कोई हॉर्न बजा रहा है। ये जो सारी आवाज़ें हैं, इन सारी आवाज़ों के बावजूद ये जो कब्र में लोग सो रहे हैं इनको कोई भी आवाज़ उठा नहीं सकती है। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट सेल बर्न और बिजी हाउस वाइफ क्लाई हर इवनिंग केयर, नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर से रिटर्न और क्लाइम हिज नीज द एनवाइंड केस टू शेयर। अब इन लोगों के लिए किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा और कोई भी बिजी वाइफ शाम को इनके लिए तैयारियां नहीं करेगी, या फिर कोई भी बच्चा इनके वापस घर लौटने पर इनके लिए भागता हुआ नहीं आएगा, और ना ही इनके बच्चे इनके पैरों को या घुटनों को पकड़कर ऊपर इनकी गोद में चढ़ने की कोशिश करेंगे, या जब ये दो बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को किस करें और दूसरा बच्चा नाराज़ हो जाए, ऐसा अब नहीं हो सकता क्योंकि अब ये लोग जो हैं ये मर चुके हैं। Often did the harvest to their sickle yield, their furrow often the stubborn glebe has broke. How jock did they drive their team afield, how bird the woods beneath their sturdy stroke। जब ये लोग जीवित थे, ये लोग अक्सर अपने खेत के औजारों से फसल की कटाई करते थे। वे प्रायः कठिन भूमि जोतते थे। उन्होंने कितनी खुशी से अपने खेत के जानवरों को जोतते हुए खेत में खदेड़ दिया। साथ ही उन्होंने कितने आत्मविश्वास से पेड़ों को काटा है, जो कुल्हाड़ी के एक प्रहार करने से ही जो पेड़ थे वो नीचे गिरते ही झुकते प्रतीत होते थे। Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur here with the disdainful smile, the short and simple annals of the poor। जो एम्बिशियस लोग होते हैं उनको इन गरीब किसानों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या फिर इनकी किस्मत का जिसमें ये हार्ड वर्क करना लिखा है। अमीर लोगों को इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। साथ ही इनके कार्यों का मजाक बनाने के लिए हमें किसी को भी प्रेरित नहीं करना चाहिए। उनके सादे और सरल सुख उनके अज्ञात जीवन का मजाक ना ही उड़ाएं, क्योंकि इनकी जो ज़िंदगी होती है बहुत सिंपल होती है और एक ज़िंदगी इनकी कहानी की तरह होती है। The boast of hurled dry, the pomp of power, and all that beauty
All that wealth ever gave awaits alike the inevitable hour. The path of glory lead but to the grave. अपनी अमीरी के डिंगे हाँकने वाले और अपनी पावर दिखाने वाले तथा जो सुंदर है या जो बदसूरत है, जिसके पास धन है या जिसके पास धन नहीं है, इन सभी के लिए मौत तो एक तय घंटे पर इंतजार कर रही है, क्योंकि ये पाथ ऑफ ग्लोरी है और ये सबको कब्र तक ले जाती है। नॉर यू योर प्राउड इम्प्यूट टू दिस द फॉल्ट ऑफ इफ मेमोरी ओवर देयर टॉम नो ट्रॉफीज रेज वेयर थ्रो द लॉन्ग ड्रॉन easel and fritted vault the pealing anthem swells the note of praise। उन अमीर लोगों को इस बात पर बिल्कुल भी हंसना या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या जो अभिमानी लोग हैं वो गरीबों को दोष ना दें यदि उनकी कब्रों पर उनके जीवन में जो उपलब्धियों को रेखांकित करने वाले आभूषण के रूप में कोई स्मारक नहीं बनाया गया, यानी कि उनकी जो मृत्यु हुई है तो उनकी जो कब्र है उनको बहुत शानदार नहीं बनाया गया है, उनको नहीं सजाया गया है, ना ही उन कोई पीलिंग एंथम, यानी कि जब किसी रिच इंसान की जब मृत्यु होती है तो उनके वो एंथम गाया जाता है उनको सम्मान में, उनको दफनाया जाता है उस टाइम पे। तो इनके लिए ये नहीं किया गया है क्योंकि ये बहुत गरीब हैं, इनको जो दफनाया गया है बहुत सिंपल तरीके से, बहुत इनकी जो कब्रें हैं बहुत टूटी फूटी हैं। तो यही कह रहे हैं कि इनकी जो कब्रें हैं उनको देखकर जो अमीर लोग हैं वो मजाक ना उड़ाएं और ना ही, क्योंकि इनके सम्मान में इनकी कब्रों पे कुछ भी इनके लिए लिखा नहीं गया है। इसमें जो पोएट है वो क्वेश्चन कर रहा है, कैन स्टोर इट अर्न और एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट और फ्लैटरी सूट द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। पोएट कह रहे हैं कि क्या मृत व्यक्ति के जीवन की घटनाओं से सजा हुआ कलश या उनके सिर की जीवनी जैसी मूर्ति या मृत व्यक्ति की सांस को वापस उनके शरीर में बुला सकती है। उनके कहने का मतलब है कि क्या कोई फैंसी बढ़िया दिखने वाला कलश या कोई आधी मूर्ति इनके कब्र पर लगा दी जाए जैसे अमीरों की कब्र पर लगाई जाती है, तो क्या ये चीज़ें उन मरे हुए व्यक्ति के शरीर में वापस जान डाल सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या ये सम्मान उनके सड़ते शरीर को फिर से जीवित कर सकता है? नहीं। क्या चापलूसी मौत की किसी के लिए नहीं आने के लिए मना कर सकती है? यानी कि जो चापलूसी, अगर कोई मौत से चापलूसी कर सकता है? नहीं। जो मौत है वो सबके लिए एक समान होती है और जब आना होता है तो वो आ ही जाती है। Perhaps in this neglected spot is laid some heart once pregnant with celestial fire, hands that the road of empire might have swayed or waked to ecstasy the living liar। पोइट कहते हैं कि ये ऐसी जगह ये लोग लेटे हुए हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता। क्या पता इनमें से कुछ लोग के दिलों में फुल ऑफ पैशन से भरा हो, यानी कि उनके कुछ अपने सपने हों। क्या पता इनमें से कुछ लोग जो हैं वो राज करने के लिए बने हों, या क्या पता कोई बांसुरी बजाए या कोई बीना बजाने के लिए बना हो सकता है कि इनके बहुत सारे ये सपने हों। बट नॉलेज टू देयर आइज हर एम्पल पेज रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेदर अनरोल चिल पेनरी रिप्रेज देयर नोबल रेज एंड फ्रोज द जेनियल करेंट ऑफ द सोल। लेकिन जो नॉलेज के पन्ने थे, यानी कि जो ज्ञान के पन्ने थे, इनके लिए कभी नहीं खुले, क्योंकि ये न तो पढ़ सकते थे और न ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, जिसका अर्थ है कि वे कभी इतिहास के बारे में जानने में सक्षम ही नहीं थे। ठंडी गरीबी ने उनकी प्रेरणा को रोक लिया और उनके दिमाग के रचनात्मक हिस्सों को ठंडा कर दिया। इनकी जो गरीबी थी इनको हमेशा दबाती रही और इनको कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाया। फुल मैनी अ जेम ऑफ प्योरेस्ट रेस सेरिन द डार्क अनफैडम केव्स ऑफ ओशियन बियर फुल मैनी फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर। इसमें पोएट कहते हैं कि कई रत्न, कई जो हीरे मोती होते हैं वो समुद्र और गुफाओं के अंदर छुपे रहते हैं। बहुत से फूल बिना देखे खिल जाते हैं, यानी कि बहुत से फूल
बहुत सुंदर होते हैं, जो जिसको किसी ने देखा नहीं होता है वो खिल भी जाते हैं, और साथ ही साथ वो सुनसान जगह पर अपनी सुंदरता और खुशबू को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उनके यूज के लिए किसी ने उनको देखा ही नहीं होता है, उनकी सुंदरता को और उनकी खुशबू को किसी ने जाना ही नहीं होता है, क्योंकि वह अपनी खुशबू को उस रेगिस्तान की हवा में वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर पोएट कहते हैं, सम विलेज हैम्पडन दैट विथ dauntless breast the little tyrant of his field withstood, some mute inglorious Milton here may rest, some Cromwell guiltless of his country blood। यहाँ के कुछ लोग राजनेता जॉन हैम्पडेन हो सकते थे, जो एक सत्तावादी राजा के खिलाफ लोगों के अधिकारों के लिए लड़े थे, वो उनकी तरह भी हो सकते थे, या बहुत छोटे पैमाने को छोड़कर निडर होकर उन जमींदारों के सामने खड़े हुए जिनके पास उनके द्वारा काम किए गए खेतों के स्वामित्व था। या हो सकता है कि यहाँ कोई मौन प्रसिद्ध रहित जॉन मिल्टन भी हो सकता है, जो कि क्या थे, प्रसिद्ध पुनः जागरण कवि जिसने पैराडाइज लास्ट लिखा है, क्योंकि उसने कभी लिखना नहीं सीखा। कोई अंग्रेजी तानाशाह ओलिवर क्रॉमवेल जैसा हो सकता है, लेकिन क्योंकि वह गरीब और शक्तिहीन था, उसे क्रॉमवेल की तरह सभी अंग्रेजों को बेरहमी से मारने का मौका नहीं मिला। यहाँ पे जो कवि पोएट हैं, उन्होंने गांव में जो कब्र के पास बैठे हैं, वो उन लोगों की तुलना एक बड़े ही राइटर, पोएट और वह संगीतकार से तुलना कर रहे हैं कि वो इनकी जैसे भी हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। धन्यवाद।